गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूग्लिना को आगे बढ़ाते हुए उसमें लोकोमोशन की बात करेंगे। लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। श्वसन, ऑस्मोरेगुलेशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु है और इसमें एक लंबा फ्लैजेला देखने को मिलता है। यह आपने संरचना देखी है यूग्लिना की। तो यूग्लिना में गति दो प्रकार से होती है, एक तो फ्लैजेलर मूवमेंट होता है और दूसरी यूग्लिनॉइड गति होती है। फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है। जल में मुक्त रूप से एक लंबे कसाव लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेलम होता है, इसमें उसकी सहायता से ये तैरता है। तो तैरते समय इसका कसाव ओब्लिकली तृतीयक रूप से पीछे की ओर द्रक बिंदु की ओर रहता है। इसमें आधार से सिरे की ओर सर्पिल तरंगे चलती हैं, जिससे ये इधर उधर तेजी से स्पंदन करने लगता है। कसाव औसतन प्रति सेकंड लगभग 12 बीट करता है या 12 बार स्पंदन करता है। इससे कसाव की इस स्पंदन क्रिया से जल पीछे की ओर धकेला जाता है और संपूर्ण शरीर आगे की ओर बढ़ता है। प्रत्येक स्पंदन द्वारा शरीर आगे की ओर ही नहीं बल्कि पार्श्वीय गति भी करता है। इस प्रकार जब लगातार एक के बाद दूसरा स्पंदन होता है तो यूग्लिना एक सर्पिल मार्ग या वृत्त चक्र में आगे बढ़ता है। सर्पिल गति करने के साथ यूग्लिना अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है। यह गणना करके देखा गया है कि यूग्लिना प्रति सेकंड एक चक्रण कर लेता है। कसाव की यह गति उसे अंदर होने वाले 9 परिधीय रेशों के संकुचन द्वारा होती है और कसाव में इन रेशों की स्थिति तरंगित क्रियाओं के लिए अति उपयुक्त होती है। इसी प्रकार या इसी कारण इसके द्वारा कक्षाभ में अक्ष के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया होती है और घूमने में या गमन में जो इसके बीटिंग में जो एनर्जी खर्च होती है वो एटीपी से प्राप्त होती है, जो ब्लेफेरोप्लास्ट में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होती है। तो यूग्लिना के कसाव पर होने वाले मैस्टेगोनीम्स का कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। दूसरी जो गति होती है वो यूग्लिनॉइड गति होती है। यूग्लिनॉइड गति में क्या होता है कि यूग्लिना, यहाँ हम कह रहे हैं तर्कु रूप है, लंबा होता है। तो जब यूग्लिनॉइड गति की बात करते हैं तो यह लंबापन सिकुड़ जाता है, जिससे वो साइज में मोटा हो जाता है और वह जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कारण ये सिकुड़ गया तो ये मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और फिर से जो सर्कुलर मसल्स हैं उनके द्वारा या मायोनिन्स हैं उनके द्वारा ये इलोंगेट हो जाता है। तो लंबा और छोटा होना ये क्रमिक रूप से होता रहता है। तो इस प्रकार की गति यहाँ इसके अंदर हमें यूग्लिनॉइड गति कहलाती है। अब बात करते हैं हम पोषण की या जिसे हम कहें न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के लिए अमीबा में या पैरामीशियम के अंदर हम ये बात कहते हैं, हमने रिजर्वायर की बात की आपसे। तो पोषण दो तरह के बताया था हमने पिछले लेक्चर में कि यह ऑटोट्रॉफिक भी होता है और होलोफाइटिक भी होता है। कभी कभार मृतोपजीवी की बात भी करते हैं। तो सभी प्रकार का पोषण यहाँ देखने को मिलता है। तो पोषण की दोनों या दोहरी पोषण विधि होने के कारण इसको हम मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन या मिश्रण पोषी पोषण भी कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन हो या जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो, तो इस तरह से मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन हुआ तो इसको हम मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। होलोफाइटिक में क्या कहते हैं हम कि भाई इसमें बीच में हमने बताया था कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पर ये क्रोमेटोफोर जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होने के कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसमें पैरामाइलोन या पैरामाइलम का निर्माण होता है। तो पैरामाइलम या पैरामाइलोन का निर्माण जो हो रहा है वो स्टार्च से भिन्न होता है, क्योंकि इस पे आयोडीन का कोई फर्क नहीं पड़ता है और स्टार्च आयोडीन से नीला हो जाता है। तो इस तरह के, लेकिन ये है कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलोन, और इसमें ऐसा एक देखने में आया है कि भावी उपयोग के लिए यह एंडोप्लाज्म में कणिकाओं के रूप में बिखरा हुआ रहता है, पायरेनोइड के चारों ओर एकत्र हो जाता है और यूग्लिना उन्हें सदा भरपेट भोजन प्राप्त रहता है और पैरामाइलोन अधिकता से पाया जाता है इसमें। दूसरी बात है सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी। इसके लिए कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में यह दूसरी तरह की पोषण विधि करता है, जिसे हम मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यूग्लिना लगातार कई महीनों तक अंधेरे में रहने के कारण इस प्रकार की पोषण विधि करता है। क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं तो एटियोलेटेड हो जाता है। पांडुरित क्या मतलब कि वहां से क्लोरोफिल खत्म हो, हरा रंग खत्म हो जाएगा, तो इसका रंग, हरा रंग जो है समाप्त होकर ये पीला या सफेद हो जाता है, पर फिर भी जीवित रहता है। तो जीवन की समस्त क्रियाओं को करता रहता है। ऐसी स्थिति में यह शरीर की सामान्य सतह से जल में घुले हुए सड़े जैविक पदार्थों का अवशोषण करता है और पादप संपोषण या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के अभाव में यह मृतोपजीवी पोषण द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो इस प्रकार से यह दो तरह से पोषण का काम करता है। हम श्वसन की बात करते हैं या उत्सर्जन की बात करते हैं, ये बात जानते हैं हम कि स्वच्छ जल में रहता है, इसलिए स्वच्छ जल में जो उपस्थित है तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इसमें सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यूट्रिशन होता है और गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है, और इन क्रिया में अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो एटीपी से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। उत्सर्जन के लिए भी यही बात है कि पराचरण नियमन की क्रिया होती है, एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है, और एंडोस्मोसिस की क्रिया के द्वारा यह जल की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया करता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शामिल होती है इस प्रक्रिया में। हम जानते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में जो जल है या मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो एकत्रित अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ उपस्थित जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें अतिरिक्त मात्रा में जल की ड्रॉपलेट्स जो है इस बड़ी वैक्यूल से साथ में फ्यूज हो जाती हैं, और ये वैक्यूल जो है रिजर्वायर में उंडेल देती है रस्ट होकर, और ये साइटोस्टोम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और जो अपची मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके द्वारा जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, सामान्यतः अमोनिया और दूसरे नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उनको भी इसी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या सीधे सीधे शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जित पदार्थ संकुचनशील रक्तिका द्वारा निकाले जा सकते हैं, और अमोनिया या गैसियस फॉर्म में होने की वजह से वो सीधे कोशिका द्रव के द्वारा भी, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा भी सीधे जल में विसरित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें गमन, पोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया, पराचरण नियमन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये बात हमें यहाँ पर संपन्न होती है। कल हम बात करेंगे यूग्लिना के अंदर जनन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।